कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े अत्याधुनिक और एकदम अभेद्य तिजोरी की। मतलब एक ऐसी तिजोरी जो पूरे भारत के वित्तीय तंत्र को सुरक्षित रखती है। हाँ, बिल्कुल। और दशकों से इस तिजोरी के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े रहते थे। अंदर आने के लिए दुनिया भर के जो निवेशक हैं उन्हें कई फाइलों, मंजूरियों और एक तरह से लंबी कतारों से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब अचानक एक बहुत बड़ी घोषणा हो गई है। बिल्कुल। इस तिजोरी के मुख्य दरवाजे दुनिया के लिए पूरे 100% खोल दिए गए हैं। जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर आना चाहे सीधा अंदर आ सकता है। पर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प पेंच है। और वो पेंच ये है कि दरवाजे भले ही चौड़े खोल दिए गए हों, लेकिन अंदर के सिस्टम को कंट्रोल करने वाले जो मास्टर पासवर्ड्स हैं या कह लें जो चाबियां हैं, वो अभी भी पूरी तरह से स्थानीय हाथों में ही हैं। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही समझना है कि सॉवरेन शील्ड्स, इंडियाज 100% इंश्योरेंस एफडीआई लिबरलाइजेशन पॉलिसी का असल मतलब क्या है। हाँ, और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 के तहत हम इसी की तह तक जाएंगे कि इस ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई के आने से असल में जमीन पर क्या बदलने वाला है। बिल्कुल। और हम उन गार्ड रेल्स यानी सुरक्षा घेरों को भी डिकोड करेंगे जो इस पूरी नीति को संतुलित करते हैं। और सबसे अहम बात, उन जियोपॉलिटिकल या कहें भू राजनीतिक पेंच को समझेंगे जो अक्सर आम चर्चाओं में छूट जाते हैं। ये बहुत जरूरी हिस्सा है क्योंकि भारत जैसा विशाल बाजार जहां बीमा की पहुंच, मतलब जिसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं, वो अभी भी बहुत सीमित है। वहां ग्लोबल कैपिटल को बिना रोक टोक आने देना एक बहुत बड़ा दांव है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा रणनीतिक दांव है ये सिर्फ पैसे का आना नहीं है, बल्कि ग्लोबल एक्सपर्टीज का भारत आना है। तो चलिए इस दांव को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये दरवाजे तकनीकी रूप से कितने खुले हैं। नई नीति के मुताबिक अब विदेशी निवेशक भारतीय बीमा कंपनियों के पेड अप इक्विटी कैपिटल में 100% तक का निवेश कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए ये पेड अप इक्विटी कैपिटल एक भारी भरकम शब्द हो सकता है। क्या इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा जा सकता है? हाँ, एकदम आसान शब्दों में समझाता हूँ। पेड अप इक्विटी कैपिटल वो असल पैसा होता है जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अपनी जेब से निकालकर सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में डाला हो। हाँ, बैंक अकाउंट में जमा किया है। मतलब ये कोई कागजी वादा नहीं है कि हम पैसा देंगे, ये कंपनी को चलाने के लिए मौजूद एकदम असली रकम है। अच्छा, और ये जो ऑटोमेटिक रूट है? ऑटोमेटिक रूट का सीधा सा मतलब है कि अब इस विदेशी पैसे को भारत लाने के लिए दिल्ली के मंत्रालयों में महीनों तक फाइलें नहीं घुमानी पड़ेंगी। ओ, मतलब वो जो लाल फीताशाही होती है वो खत्म। बिल्कुल खत्म। लाल फीताशाही को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया है। सिर्फ जो बीमा नियामक है यानी IRDAI, उसका एक तय वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, बस। अब इस बदलाव को देखकर मेरे दिमाग में सबसे पहले एक मजेदार ख्याल आया। मैं सोच रही थी कि भारत में इंश्योरेंस कंपनियों के नाम हमेशा बड़े अजीब और लंबे होते हैं। हाँ, वो तो है। मतलब जैसे बजाज अलियांस या ICICI प्रूडेंशियल या फिर HDFC अर्गो। पहले एक भारतीय कंपनी का नाम, फिर डैश लगाकर एक विदेशी कंपनी का नाम। सही कह रही हैं। तो क्या इस 100% FDI के बाद हमें ये दो देशों के मिले जुले लंबे चौड़े नाम याद रखने से आज़ादी मिल जाएगी? मतलब क्या जॉइंट वेंचर का दौर अब खत्म होने वाला है? ये काफी व्यवहारिक और मजेदार नजरिया है, और इसका जवाब है हाँ। कानूनी तौर पर अब वो जो एक मजबूरी थी ना, वो खत्म हो गई है। अच्छा। हाँ, पहले विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने के लिए एक लोकल पार्टनर खोजना ही पड़ता था, मुनाफा बांटना पड़ता था, नियंत्रण साझा करना पड़ता था। हाँ, वो 2674 वाला जो रेशियो होता था। बिल्कुल। पर अब अगर कोई बड़ी ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो वो अपनी 100% ओनरशिप वाली सब्सिडरी सीधे भारत में खड़ी कर सकती हैं। उन्हें किसी भारतीय पार्टनर का नाम अपने नाम के आगे पीछे जोड़ने की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, ये आजादी सिर्फ बीमा पॉलिसियां बेचने वाली कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये सिर्फ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के लिए नहीं है। वही, अगर हम इस पूरी वैल्यू चेन को देखें तो जो इंटरमीडियरीज यानी मध्यस्थ हैं, उनके लिए भी 100% का रास्ता साफ कर दिया गया है। इसमें इंश्योरेंस ब्रोकर्स, रिपोजिटरीज और वो लॉस असेसर्स भी शामिल हैं। एकदम सही पकड़ा। और यहाँ इन शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा लॉस असेसर,
तो लॉस असेसर वो व्यक्ति या कंपनी होती है जो मान लीजिए किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो मौके पर जाकर नुकसान का मुआयना करती है और तय करती है कि क्लेम। बिल्कुल। और इंश्योरेंस रिपोजिटरी एक तरह का डिजिटल लॉकर है, जहां पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रखी जाती हैं। इन सभी में 100% विदेशी निवेश आने का मतलब है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड हो सकेगा। हाँ, बिल्कुल वही बात है। अब यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। इस पूरी चर्चा में इंश्योरेंस के नियम बदले, लेकिन इसका एक डोमिनो इफेक्ट पेंशन सेक्टर पर भी हो गया। हाँ, ये बहुत ही रोचक हिस्सा है इस पूरी पॉलिसी का। वही तो मैंने देखा कि पेंशन फंड मैनेजमेंट में भी एफडीआई अपने आप 100% हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या कोई गलती से ये दरवाजा खुला रह गया था या इसके पीछे कोई ठोस कारण है? नहीं, कोई गलती नहीं है, बल्कि ये हमारे कानूनी ढांचे की या कह लें लीगल फ्रेमवर्क की बुनावट ही ऐसी है। अच्छा, वो कैसे? बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जीवन बीमा और पेंशन दोनों ही लंबे समय के वित्तीय जोखिम और पूलिंग ऑफ फंड्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म रिस्क। की एफडीआई सीमा को सीधे इंश्योरेंस की एफडीआई सीमा से कानूनी रूप से जोड़ दिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बीमा में लिमिट बढ़ी, उस कानूनी लिंक के कारण पेंशन सेक्टर का गेट भी अपने आप पूरी तरह से खुल गया, बिना किसी अलग बहस के। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हाँ, और ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पेंशन फंड्स के पास पेशेंट कैपिटल होता है। पेशेंट कैपिटल मतलब जो लंबे समय तक टिका रहे? बिल्कुल, वो पैसा जो दशकों तक निवेशित रह सकता है। और हमारे देश में सड़कों, पुलों और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को इसी लंबे समय वाले पैसे की जरूरत होती है। अब दुनिया भर के बड़े पेंशन फंड्स बिना किसी लोकल पार्टनर की झंझट के सीधे भारत आ सकते हैं। पैसा किसी अमेरिकी, यूरोपीय या जापानी कंपनी का है, तो जाहिर सी बात है मालिक भी वही हुए। हाँ, तकनीकी रूप से। तो ऐसे में क्या भारत का अपने ही वित्तीय तंत्र से नियंत्रण, मेरा मतलब है कंट्रोल, खत्म नहीं हो जाएगा? यहीं पर वो मास्टर पासवर्ड और चाबियों वाली बात आती है जो हमने एकदम शुरुआत में की थी। सरकार ने निवेश के दरवाजे तो खोले हैं, लेकिन नियंत्रण को पूरी तरह से आउटसोर्स नहीं किया है। अच्छा, हाँ, इसे संतुलित करने के लिए कुछ बहुत ही मजबूत गार्डरेल्स या सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा तो मुझे लगता है जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के मामले में ही दिखता है। एकदम सही। एलआईसी का मामला बिल्कुल अलग है। देख, एक तरफ पूरा बीमा बाजार 100% विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है और दूसरी तरफ एलआईसी में एफडीआई की सीमा अभी भी सिर्फ 20% तक सीमित रखी गई है। इतना बड़ा भेदभाव क्यों? देखिए, इसे भेदभाव नहीं कह सकते, इसे सिस्टमिक रिस्क मैनेजमेंट कहना ज्यादा सही होगा। एलआईसी सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं है। हाँ, वो तो घर घर का नाम है। बिल्कुल, ये भारत के करोड़ों लोगों की जीवन भर की कमाई और भरोसे का प्रतीक है। बाजार में इसका हिस्सा इतना बड़ा है कि अगर इसमें कोई भी वैश्विक उथल-पुथल का असर होता है तो पूरा का पूरा भारतीय बाजार हिल सकता है। मतलब ये वो टू बिग टू फेल वाली कैटेगरी है? 100%। ये टू बिग टू फेल वाली श्रेणी में आती है। इसलिए इसके लिए एक अलग और सुरक्षित दायरा बनाए रखना कूटनीतिक और आर्थिक दोनों ही रूपों से आवश्यक था। चलिए, एलआईसी की बात तो समझ आती है, लेकिन जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, जहां 100% विदेशी पैसा आ रहा है, वहां नियंत्रण को लेकर एक बहुत सख्त नियम रखा गया है, मैनेजमेंट कंट्रोल। हाँ, ये नियम बहुत क्रिटिकल है। मैंने ये पढ़ा है कि नियम कहता है कि कंपनी के चेयरपर्सन, एमडी या सीईओ में से कम एक पद पर रेजिडेंट इंडियन सिटीजन यानी भारत में रहने वाले एक भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य है। बिल्कुल, ऐसा ही है। पर मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अगर 100% पैसा किसी विदेशी बोर्ड का है, तो क्या ये भारतीय एमडी सिर्फ एक कठपुतली बनकर नहीं रह जाएगा? मतलब असली पावर तो उसी के पास होगी ना, जिसने पैसा लगाया है। ये सोचना लाजमी है, लेकिन कानूनी तौर पर असलियत थोड़ी अलग है। यह नियम सिर्फ कागजों पर दिखाने के लिए नहीं है। रेजिडेंट इंडियन सिटीजन के प्रावधान का मतलब है ज्यूरिसडिक्शन, यानी भारतीय न्याय क्षेत्र की ताकत। ज्यूरिसडिक्शन मतलब अगर कोई गड़बड़ हुई तो? बिल्कुल, अगर वो कंपनी भारत में कोई धोखाधड़ी करती है, डेटा के नियमों का उल्लंघन करती है या मान लीजिए पॉलिसी धारकों का पैसा मार लेती है, तो भारत सरकार या भारतीय अदालतें अमेरिका या यूरोप जाकर किसी विदेशी सीईओ को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ओह, अब समझ आया। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि जवाबदेही तय करने के लिए भारत की जमीन पर कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कानूनी रूप से जिम्मेदार हो। तो अगर कुछ गलत हुआ
तो कानूनी और आपराधिक कार्रवाई का सामना उस भारतीय एमडी को करना पड़ेगा। एकदम सही। इसलिए वो व्यक्ति कभी भी सिर्फ रबर स्टैंप या कठपुतली नहीं बन सकता। उसे पता है कि कंपनी के हर फैसले की जिम्मेदारी अंततः उसी की है और जेल भी उसी को जाना पड़ सकता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप किसी विदेशी शोरूम से पूरी की पूरी कार खरीद लें। हाँ। मतलब उसका इंजन विदेशी हो सकता है, उसमें डाला गया पेट्रोल भी विदेशी हो सकता है, लेकिन उस कार को भारत की सड़कों पर दौड़ाने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ हमेशा एक भारतीय नागरिक का ही होना चाहिए। वाह, ये उपमा एकदम सटीक है। और सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, पैसे के लेन देन को लेके भी ये स्टीयरिंग व्हील मजबूत रखा गया है। वो कैसे? जब भी विदेशी शेयर होल्डिंग बढ़ेगी तो फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्राइसिंग गाइडलाइंस लागू होंगी। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या कंपनियां अपनी मर्जी से अपने शेयर नहीं बेच सकती? वो बेच सकती हैं, लेकिन एक उचित बाजार मूल्य पर, जिसे हम फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो इसमें सरकार क्यों दखल दे रही है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई विदेशी कंपनी रातों रात भारतीय संपत्ति को औने पौने दाम पर न खरीद ले या फिर गलत वैल्यूएशन दिखाकर देश का पैसा टैक्स हेवन देशों में ना भेज दे। पारदर्शी मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और नियम जिसने मेरा ध्यान खींचा वो उन संस्थाओं के लिए है जो एक से ज्यादा काम करते हैं। हाँ, आप बैंक्स की बात कर रही हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे कई बैंक हैं जो बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसियां भी बेचते हैं। नियम ये कहता है कि अगर किसी बैंक या मध्यस्थ का 50% से ज्यादा रेवेन्यू गैर बीमा क्षेत्रों से आता है तो वो इस 100% इंश्योरेंस एफडीआई का फायदा नहीं उठा सकते, बिल्कुल नहीं उठा सकते। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही स्मार्ट चेक एंड बैलेंस है। अब सोचिए, एक बैंक है जिसका मुख्य काम लोन देना है। बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश के नियम थोड़े अलग हैं और शायद ज्यादा संवेदनशील भी हैं। हाँ, बैंकिंग तो बहुत कोर सेक्टर है। तो अब वो बैंक ये बहाना नहीं बना सकता कि अरे हम तो इंश्योरेंस ब्रोकर भी हैं, इसलिए हमें बीमा कंपनी मानकर 100% विदेशी निवेश लेने दीजिए। ओह, तो मतलब बैकडोर एंट्री बंद कर दी? एकदम बंद। सरकार ने साफ कर दिया है कि आपकी जो मुख्य पहचान है, जहां से आपकी 50% से ज्यादा कमाई हो रही है, आपके ऊपर उसी सेक्टर के एफडीआई नियम लागू होंगे। कोई शॉर्टकट नहीं। बैकडोर एंट्री और शॉर्टकट की बात चली है तो सबसे बड़ा और रोचक मुद्दा तो अब सामने आता है, नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स। हाँ, ये इस नीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि पड़ोसी देशों, खास तौर पर चीन से आने वाले निवेश को लेकर सरकार बहुत सख्त है। हम सब जानते हैं कि टिकटॉक जैसे ऐप्स बैन किए जा चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन इस नई नीति में चीन या हांगकांग के निवेश को लेकर एक ढील दी गई है। जिन विदेशी कंपनियों में चीन या हांगकांग की शेयर होल्डिंग 10% तक है, उन्हें ऑटोमेटिक रूट से भारत आने की आज़ादी दे दी गई है। हाँ, ये नियम थोड़ा अलग है। सच कहूं तो ये नियम मुझे थोड़ा हैरान करता है। जब हम सुरक्षा को लेकर इतने सतर्क हैं, तो यहाँ इतनी नरमी क्यों? देखिए, ये कोई नरमी नहीं है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही व्यवहारिक यानी प्रैग्मेटिक सच्चाई है। अच्छा। इसे ऐसे समझते हैं, आज दुनिया भर की जो सप्लाई चेन्स हैं और वित्तीय बाजार हैं, वो इतनी गहराई से गुंथे हुए हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से अलग कर ही नहीं सकते। मान लीजिए अमेरिका की कोई बहुत बड़ी दुनिया की टॉप इंश्योरेंस कंपनी भारत में करोड़ों डॉलर लाना चाहती है। हाँ, और जाहिर है वो अपनी बेहतरीन तकनीक भी लाना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप उस अमेरिकी कंपनी की बैलेंस शीट खंगालते हैं तो पता चलता है कि ग्लोबल शेयर बाजार में उनके 2% या मान लीजिए 5% शेयर किसी चीनी निवेशक या फंड के पास हैं। तो क्या पुराने नियमों में इससे फर्क पड़ता था? बहुत पड़ता था। पुराने नियमों के मुताबिक सिर्फ उस छोटी सी हिस्सेदारी की वजह से उस पूरी की पूरी अमेरिकी कंपनी का ऑटोमेटिक रूट ब्लॉक हो जाता था। अरे बाप रे! और उन्हें लंबी सरकारी झांक से गुजरना पड़ता था। मतलब ये तो वही बात हो गई कि 2% के चक्कर में हम अपना 98% का नुकसान कर रहे थे। एकदम सही। हम एक छोटी सी वित्तीय हिस्सेदारी के डर से एक बड़े, सुरक्षित और फायदेमंद निवेश को भारत आने से रोक रहे थे। 10% की ये सीमा एक स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करती है, ना कि एक अंधी दीवार की तरह। लेकिन अगर 10% हिस्सा है तो क्या वो कंपनी के फैसले नहीं बदल सकते? नहीं, 10% की हिस्सेदारी से कोई भी निवेशक कंपनी के फैसले नहीं बदल सकता। वो कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं ले सकता। वो सिर्फ एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर होता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई कंपनी सीधे तौर पर ही चीन में रजिस्टर्ड है, तो क्या वो इस 10% वाले रास्ते से आ सकती है? बिल्कुल नहीं। वहां नियम बहुत स्पष्ट है। अगर कंपनी चीन, हांगकांग या किसी भी भूमि सीमा साझा करने वाले देश में रजिस्टर्ड हैं, तो उनके लिए कोई ऑटोमेटिक रूट नहीं है।
तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें अभी भी स्पष्ट सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होगी। यानी मुख्य दरवाजे से सीधे प्रवेश की अनुमति उन्हें अभी भी नहीं है। ये नियम सिर्फ उन ग्लोबल कंपनियों के लिए रास्ता आसान कर रहा है जिनमें मामूली चीनी निवेश है। नीतियां तो कागज पर बहुत शानदार लग रही हैं, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकीकत कुछ और है? नई नीति से पहले भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 74% थी। हाँ, 74% थी। और जो डेटा सामने आया है वो काफी हैरान करने वाला है। 19 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से सिर्फ 4 ही उस 74% की सीमा तक पहुंच पाई थी, बाकी सब बहुत नीचे थे। हाँ, ये डेटा बिल्कुल सही है। तो मेरा सवाल ये है कि जब विदेशी कंपनियां 74% की लिमिट को ही पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही थीं, तो उसे बढ़ाकर 100% करने का तुक क्या है? ये सवाल बहुत वाजिब है। मतलब अगर कोई आधी थाली खाना ही नहीं खा पा रहा, तो उसे और बड़ी थाली देने से क्या बदल जाएगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखने में लगता है कि जब 74 ही नहीं भरा तो 100 क्यों? लेकिन यहाँ हमें 74 और 100 के बीच के सिर्फ गणितीय अंतर को नहीं देखना है। तो फिर क्या देखना है? हमें इसके मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक अंतर को समझना होगा। 74% का मतलब है कि आपके पास मेजॉरिटी है, लेकिन 100% का मतलब है कंप्लीट ओनरशिप, यानी पूर्ण स्वामित्व। क्या इस पूर्ण स्वामित्व से इतना बड़ा फर्क पड़ता है एक कंपनी के काम करने के तरीके में? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब किसी विदेशी कंपनी का भारत में 74% हिस्सा होता है, तो उन्हें हर बड़े फैसले के लिए अपने 26% वाले लोकल पार्टनर को विश्वास में लेना पड़ता है। अच्छा। बोर्ड मीटिंग्स में माथापच्ची होती है, लाभांश यानी डिविडेंड बांटने को लेकर तनाव हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ इंश्योरेंस में बिल्कुल दुनिया की सबसे बेहतरीन एआई तकनीक, डेटा एनालिटिक्स या कह लें क्लेम सेटलमेंट सॉफ्टवेयर रखने वाली ग्लोबल कंपनियां भारत में अपनी सबसे एडवांस्ड तकनीक लाने से हिचकिचाती थीं। क्योंकि उन्हें डर होता था कि उनकी सीक्रेट तकनीक उनके लोकल पार्टनर के पास चली जाएगी। 100% यही कारण था। जॉइंट वेंचर में हमेशा ये झिझक रहती है कि हमने अपना सॉफ्टवेयर दिया और कल को पार्टनर अलग हो गया तो। हाँ, ये तो बड़ा रिस्क है। लेकिन जब मालिकाना हक पूरा 100% होता है, तो वो भारतीय सब्सिडियरी सीधे उनकी ग्लोबल बैलेंस शीट का हिस्सा बन जाती है। तब कोई डर नहीं रहता। एकदम नहीं। तबे बिना किसी डर के अपना सारा डेटाबेस, अपना सबसे नया टेक भारत ला सकती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से उन्हीं का व्यवसाय है। 100% का ये जो एक मनोवैज्ञानिक बैरियर था ना, इसे हटाना बहुत जरूरी था। ये बात लॉजिकल लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर है जो इस थ्योरी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करती है। कौन सी खबर? हाल ही में अलियांस ग्रुप और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच एक जॉइंट वेंचर की बात सामने आई है, वो भी 50-50 की साझेदारी के साथ। हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो मेरा सवाल ये है कि जब अलियांस जैसी ग्लोबल कंपनी को 100% अकेले काम करने की आज़ादी मिल रही है, तो वो फिर से एक भारतीय पार्टनर के साथ 50-50 का आधा-आधा सौदा क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इसका कारण ये है कि भारत का बाजार दुनिया के सबसे जटिल बाजारों में से एक है। वो तो है। 100% की आज़ादी मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत की सड़कों पर प्रोडक्ट बेचना आसान हो गया है। यहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वित्तीय साक्षरता का स्तर अलग है और लोगों का चीज़ों पर भरोसा करने का तरीका एकदम अलग है। और जियो के पास वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। जियो जैसी कंपनी के पास पूरे भारत में एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। उनके पास करोड़ों ग्राहकों की पहुंच है। अलियांस ग्लोबल इंश्योरेंस एक्सपर्ट है, लेकिन जियो के पास लोकल मार्केट की चाबी है। तो मतलब आज़ादी तो पूरी है, पर लोकल पार्टनर का जो डिस्ट्रीब्यूशन पार है और लोकल टच है, वो अभी भी बहुत कीमती है। हाँ, इस नई नीति का सबसे बड़ा फायदा ही फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जॉइंट वेंचर कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। अगर आपको लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो आप जियो या किसी और के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। और अगर खुद करना हो तो? और अगर आपको लगता है कि आप अकेले सब संभाल सकते हैं, तो आप 100% अपना खुद का सेटअप लगा सकते हैं। चुनाव अब पूरी तरह से निवेशक के हाथ में है। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। बिल्कुल। सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 ने भारत के वित्तीय परिदृश्य के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। 100% ऑटोमेटिक रूट, कोई बेवजह की फाइलें नहीं। हाँ। लेकिन ज्यूरिसडिक्शन यानी भारतीय एमडी का नियम और एलआईसी की 20% सीमा जैसे गार्ड रेल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि नियंत्रण देश के हाथ में रहे।
और वो जो 10% वाला चीन का नियम है, वो एक अंध विरोध के बजाय एक स्मार्ट कूटनीति का हिस्सा है। सही कहा। यह नीति वैश्विक पूंजी को आमंत्रित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के बीच एक बहुत ही शानदार संतुलन पेश करती है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। वो क्या? हमने देखा कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट बढ़ने से पेंशन सेक्टर में 100% एफडीआई बिना किसी अलग बहस, बिना किसी नए कानून या संसद के हंगामे के ऑटोमेटिक रूप से लागू हो गया। हाँ, वो लिंक की वजह से। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी संयोग था या फिर भारत के अन्य अत्यधिक सुरक्षित और संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रों को खोलने के लिए इसी तरह के बैकडोर लिबरलाइजेशन मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। वही, क्या जटिल आर्थिक सुधारों को बिना किसी बड़े राजनीतिक शोर शराबी के लागू करने का ये एक नया ब्लूप्रिंट बन रहा है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के हर बड़े फैसले पर लागू होता है। बिल्कुल सही बात है। इस विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। तिजोरी के दरवाजे तो खुल चुके हैं, अब देखना यह है कि अंदर आने वाली पूंजी भारत की तकदीर कैसे